नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अब इतने इलाज कम, आरोपों का अड्डा ज्यादा बनती जा रही है। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और धर्मांतरण को लेकर अभी जांच चल ही रही थी कि केजीएमयू से एक और ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे सिस्टम की साख पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार आरोप एक इंटर्न डॉक्टर पर है जिसने नर्सिंग की एक छात्रा को पहले अपने प्रेम के जाल में फंसाया, भरोसे का बार बार कत्ल किया, बार बार यौन शोषण किया, विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी तक दे डाली। उसे चुप कराने की हर तरह की कोशिश की गई कि कैसे भी वो पीड़िता अपना मुंह ना खोले, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस से छुपने के लिए दर दर भटकता रहा, लेकिन यूपी की पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल गिरफ्तारी से कहीं आगे का है। गिरफ्तारी हो गई, यहीं पर यह सवाल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। रमीज के बाद अब आदिल, नाम बदले हैं, चेहरे बदले हैं, लेकिन तरीका वही है, मानसिकता जो है वही है, अपराध का पैटर्न भी वही है। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजीएमयू में ऐसे लोग पनप कैसे रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, लव जिहाद की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं, या फिर संस्थान के भीतर मौजूद ढीले सिस्टम का यह पूरा नतीजा है। और सवाल यह भी उठता है कि आखिर कब तक लखनऊ का यह प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान अपराध की सुर्खियों में यूं ही घसीटा जाता रहेगा, यूं ही बदनाम होता रहेगा। एक बड़ा सवाल इस समय केजीएमयू को लेकर खड़ा हो रहा है। मामला कैसरबाग थाना क्षेत्र का है। पीड़िता नर्सिंग की छात्रा है और अलीगंज में एक पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक सुनहरे सपने को देख रही थी कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनेगी। आरोप है कि केजीएमयू से इंटर्नशिप कर रहा डॉक्टर मोहम्मद आदिल उससे लगातार संपर्क में था। धीरे धीरे उसने अपने प्रेम का इजहार किया, शादी का झांसा देकर भरोसे में लिया, और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए आरोपी ने छात्रा को केसरबाग स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी डॉक्टर ने इस दौरान उससे अश्लील वीडियो भी बना लिए। जब छात्रा ने उससे शादी की बात कही और दबाव बनाया तो आरोपी का रवैया पूरी तरीके से बदल गया। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और विरोध करने पर पीड़िता के साथ गाली गलौज की, मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके वीडियो भी बनाए थे जिसको वायरल करने की वो लगातार धमकी दे रहा था। कह रहा था कि तुम्हारे ये सारे वीडियो जो हैं, अश्लील वीडियो, वो मैं वायरल कर दूंगा। जो उनके निजी पलों के वीडियो थे उनको वायरल करने की वो धमकी दे रहा था, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट गई थी, बिखर गई थी। यानी पीड़िता के पास अब आगे कोई विकल्प उसे नजर नहीं आ रहा था। चलते हैं आज के सवाल पर। प्राइम टाइम प्रहार में सवाल क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब समझिए आज का सवाल, केजीएमयू में अभी कितने रमीज हैं? रमीज केवल एक नाम नहीं है, रमीज एक क्या मानसिकता बन चुका है। सवाल यह है कि ऐसे और कितने लोग वहां पर छुपे हुए हैं, पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें बेनकाब करना बेहद जरूरी है। दूसरा सवाल, लव जिहाद के तार आखिर कहां कहां जुड़े हैं? रमीज के पीछे कौन है? सबसे बड़ा सवाल, रमीज की इस मानसिकता के पीछे कौन है? क्या रमीज को कहीं से फंडिंग मिलती थी? रमीज कैसे इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हुआ? और तीसरा सवाल, जिन पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, धर्मांतरण के इस खेल पर आखिर लगाम कब लगेगी? देश के अलग अलग हिस्सों में कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह की खबरें निकल कर आती हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, हर जगह से कमोबेश ऐसी खबरें निकल कर आती हैं। सवाल यह उठता है कि धर्मांतरण के इस खेल पर रोक कब लगेगी? कब
इन पर नकेल कसी जाएगी और इस मानसिकता का क्या होगा, इस मानसिकता को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। सीधे आपसे उनको पहले रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक है रमीज और दूसरा है आदिल। दोनों ही केजीएमयू में काम करते हैं। दोनों का धंधा एक ही था। दोनों ने लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, इस्तेमाल किया और धर्मांतरण ना करने पर उनके हाल पर ही छोड़ दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर केजीएमयू में कितने रमीज जो हैं वो इस समय हैं। लव जिहाद के तार कहां कहां जुड़े हैं और धर्मांतरण के इस खेल में कौन कौन शामिल है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तारिक अहमद लारी जी, नेता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु जुड़ेंगे। मोहम्मद इकराम अंसारी, एमएएस मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन लक्ष्य से जुड़ेंगे। उन सभी पर हम से चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल बेहद गंभीर सवाल यहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठ रहा है। सवाल मानसिकता का उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरह मानसिकता जो है वो इन युवाओं में फैल रहे हैं। ये व्हाइट कॉलर लोग हैं, आप समझिए, ये अनपढ़ नहीं हैं। ये दोनों जो हैं, ये एक डॉक्टर बन चुका था, दूसरा डॉक्टर बनने वाला था। आप इन दोनों की तस्वीरों को देखिए, रमीज की तस्वीर को देखिए, आदिल की तस्वीर को देखिए और समझिए कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनका शोषण करते हैं। ये रमीज के बारे में आपको बताता हूं। इसने शुरुआत में एक हिंदू लड़की के साथ अफेयर किया, पिछले साल उसके साथ शादी की। शादी के 2 महीने के बाद ही इसने पीड़िता के साथ अफेयर शुरू किया। अक्टूबर में जब पीड़िता को इसकी जानकारी मिलती है, तब पीड़िता सदमे में आ जाती है, क्योंकि आदिल रमीज की पहली पत्नी जो थी उसने पीड़िता को फोन किया था और बताया था कि वो शादीशुदा है। रमीज यहां भी नहीं मानता। वो करता क्या है कि पीड़िता को धमकाने लगता है, धमकी देता है, उसके वीडियो वायरल करने की पूरी तरीके से कोशिश करने लगता है। मजबूरन पीड़िता क्या करती, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। केजेएमयू प्रशासन की तरफ से इसमें कमेटी बना दी गई। कमेटी ने जांच की, जांच में दोषी पाया, कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके पीछे कौन, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अमित त्रिपाठी जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ तारिक अहमद जी, नेता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ मोहम्मद इकराम अंसारी, एमएएस पार्टी के हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं इसके साथ साथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन लखनऊ से जुड़े हैं। पुनीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत, एक बार पहले इस पूरे मामले पर प्रकाश डालिएगा। पुनीत अभी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अमित जी आपके पास आना चाहूंगा। सूबे में आपकी सरकार है, लेकिन ये लव जिहाद आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता जा रहा है? इस मानसिकता पर नकेल क्यों नहीं डाली जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि हमारी सरकार है तभी इस तरीके के मामले सामने आ पा रहे हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई है। हमारी ही सरकार है तभी आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक मजबूत कानून बनाया है। उम्र कैद तक की सजा देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार है तभी ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तारियां हो गई हैं। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले आप कभी धर्मांतरण नहीं सुनते थे, कभी लव जिहाद नहीं सुनते थे, क्योंकि इस तरीके के मामले दबा दिए जाते थे। उन हिंदू बच्चों को गायब कर दिया जाता था, उनकी हत्याएं करवा दी जाती थी, उनके कोई मुकदमे नहीं दर्ज होते थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी आरोपियों के ऊपर। ये सच्चाई है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद से सबसे उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। आपने देखा कि लगातार जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ धोखा किया जाता था, उनकी रूबरू आबरू के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया जाता था,
आज उसकी कलाई खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आज आपने देखा, आप ही ने बताया कि ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब पढ़े लिखे लोग और जो लोग हमारे जो रक्षक होते हैं, अगर वो भक्षक बन जाएं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई तो बनती है और कहीं ना कहीं हमारे समाज पे भी बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, उठता है लेकिन दोनों अमित तरफ से। जी, देखिए अमित जी, सरकार देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामले प्रकाश में आ रहे हैं, सरकार की तरफ से अपनी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि इस मानसिकता पर नकेल डाल क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मानसिकता, जो लोग भारत को मिटाने की साजिश रचते हों, जिन लोगों ने मदरसे के अंदर लगातार आपने देखा कि AK-47 की कहानियां पढ़ाई हैं, वहां के मदरसों में जो बच्चे आते थे, जिन लोगों ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया हो, जिन पार्टियों के नेता हमारी जो माता हैं उनको डाइन कहा हो, तो जब इस तरीके के पार्टियों के नेता जो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियां होती हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे कानून का राज है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये डॉक्टर जो रमीज है ये अकेला नहीं है, इस तरीके के कई लोग केवल KGMU में नहीं, आपने देखा अभी दिल्ली में जो कांड हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ऐसे ही डॉक्टर लोग जो इन्वॉल्व थे। आपने देखा छांगुर बाबा जैसे धर्मांतरण कराने वाले लोगों को भी पकड़कर जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार 25 करोड़ जनता को समर्पित सरकार है। यहाँ किसी के साथ धोखा करके कोई किसी प्रकार के गलत काम करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लेकिन अमित जी छांगुर बाबा की बात करेंगे तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि जब प्रदेश में आपकी सरकार थी तब भी छांगुर बाबा फल फूल रहा था ना, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह सकता हूं कि ये घटनाएं एक दिन की नहीं है। आप सोचिए, लव जिहाद और धर्मांतरण एक दिन का विषय हो तो ये एक दिन का विषय नहीं है, ये एक जड़ धीरे 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 इस पे पानी डाला गया, चाहे एक धर्म के द्वारा चाहे विपक्षी पार्टियों द्वारा इसको धीरे 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 पनाह दी गई है। और आज ये एक धर्मांतरण और लव जिहाद जैसा जो विषय है ये काफी लंबा हो चुका है। अब इसकी जड़ें दिखने लगी हैं, लोगों के सामने आने लगी हैं, अब लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होना शुरू हुई है। हमारी सरकार 8-9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, लेकिन इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में 14-15 साल नहीं थे, उससे पहले भी और सरकारों ने राज किया, समाजवादी पार्टियों ने राज किया, तो कहीं ना कहीं इनकी देन है और हमारी अच्छा, उनकी देन है। तारिक अहमद जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तारिक जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मैंने बहुत शांति से सुना है, तो शांति से सुना जाए बेहतर होगा। जो कुछ भी हो रहा है ये 2014 से हुआ है, 2014 में। तारिक भाई क्षमा चाहूंगा, आपकी आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क एरर है, वो हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि आवाज आपकी कट के आ रही है। मैं अंसारी साहब आपके पास आना चाहूंगा, ये मानसिकता कहां से आई है इन युवाओं में, इस तरह की लव जिहाद की मानसिकता? लव जिहाद के मामले हैं, इनकार तो आप नहीं करेंगे ना? देखिए, ये आज हमारी जो चर्चा हो रही है, ये लव जिहाद का मामला या किस तरह का मामला है, ये इसको जो है, जो लगाए गए जो आरोप हैं डॉक्टर रमीज के ऊपर, वो एक बहुत गंभीर आरोप है। और इस आरोप को सिद्ध करने के लिए और उसके बचाव पक्ष के लिए जो हमारे संविधान ने हमारे न्यायालय में पूरी व्यवस्था दी है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और हम जिसके साथ भी नाइंसाफी हुई है और हमारी एक बहन आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई, अगर इसके में वाकई ये जिम्मेदार है तो इसको न्यायोचित कार्रवाई और सख्त सजा होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उसको इस तरह से प्रोटेक्ट करना, आज हम KGMU को देखें, वो हमारी दुनिया में KGMU हमारा जाना जाता है, मेडिकल कॉलेज टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में वो टॉप 100 में आता है। और सबसे बड़ी चीज, वहां हजारों लाखों डॉक्टर आज देश के लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं और लाखों मरीज वहां से वहां पे इलाज अपना लेते हैं और अपनी उसका स्वास्थ्य के लिए उनके लिए काम किया जाता है। और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है वहां से। और एक यूनिवर्सिटी जो रिनोन यूनिवर्सिटी है, इसको इस तरीके के मामले में इस तरीके से पोलिटाइज करना
ये हमारे लिए, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। और नहीं नहीं, यहाँ पर अंसारी साहब मैं ये कहूंगा कि यूनिवर्सिटी को इस बारे में जानकारी थी। मेरी बात सुन लीजिए, उनके प्रवक्ता का मैंने पूरा बयान सुना। उन्होंने विशाखा गाइडलाइन के तहत एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में दोषी भी पाया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह मामला बेहद गंभीर था। इस मामले में कार्रवाई फौरन होनी चाहिए थी, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से चूक हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को मानता है कि थोड़ा समय लगा। देखिए, अगर समय लगा, जांच करने में समय लगा, कैसे लगा, उनको लगना था कि जो है मैं सही तरीके से रिपोर्ट पेश करनी है या कैसे करनी है, वो यूनिवर्सिटी ने पेश कर दी। और जब पर उसके आगे की कार्रवाई होने की जरूरत है वो न्यायालय में होगी और उसको होना चाहिए। और अगर ये दोषी है और वहां पे फैसला होगा, वहां पे सबूतों के बुनियाद पर और साक्ष्यों के बुनियाद पर, गवाहों के बुनियाद पर एक पूरी व्यवस्था है हमारे पास, जो दुनिया की बहुत बड़ी व्यवस्था मानी जाती है, बहुत मजबूत व्यवस्था मानी जाती है न्याय की, न्यायालय की। और वहां पे सब उसके ऊपर विश्वास है। ठीक है अमित भाई, आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, एक बार अमित भाई से जवाब दे दे, फिर उसके बाद में तारिक भाई आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है जब अंसारी जैसे लोग यहां बैठ के अगर लगा देते हैं कि अगर दोषी हो। देखिए, जब सामने सारी चीजें हैं कि उसने एक बीवी, जो उसकी पहली बीवी थी वो भी हिंदू थी, उसको धोखा देकर उसको छोड़ा, उसके बाद दूसरी हिंदू बहन को उसको फंसाने का काम किया, उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश किया, तो इसमें अगर लगने की बात ही नहीं है। अरे अमित जी आप अपने आप में न्यायालय तो नहीं बन जाएंगे ना, कौन दोषी है कौन नहीं है इसका फैसला तो अदालत करेगी ना। कहेंगे कि इनके लोग गलत हैं, ये आतंकवादी घटना को भी अंजाम देते हैं, लेकिन कभी ऐसे लोग आतंकवाद के ऊपर सवाल नहीं उठाते, क्योंकि इन्हीं के मजहब के लोग वो निकल के आते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कह देता हूं, अमित जी पूरी बात नहीं, अंसारी जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर दोषी है तो पूरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूरी कार्रवाई की बात कही है, ऐसा नहीं है कि अंसारी जी ने उसका पक्ष लिया, कतई उसका पक्ष नहीं लिया है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा अगर क्या होता है, पूरी मीडिया रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्टों के सामने आ गया कि उसने पहली बीवी जो उसकी थी वो हिंदू थी, और हिंदू थी उसको उसने छोड़ा, उसका धर्मांतरण कराया, उसकी बीवी का पहला बयान भी आया है। दूसरी तरफ इसने दूसरी भी हिंदू, तो ये एक साजिश है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से एक एजेंडा चल रहा था केजीएमयू के अंदर। और जब उसको पकड़ा गया है तो उसमें अगर लगाने की जरूरत क्या है, दोषी है तो कहिए हाँ दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है ये अंसारी जैसे लोगों का कि ये जब आतंकी हमला देश के ऊपर होता है तो ये आतंकियों के साथ खड़े हो जाएंगे, उनका कंडम नहीं करते हैं, ये हमारी सेना से सबूत मांगेंगे, लेकिन आतंकियों के नहीं अमित जी वो दोषी है या नहीं है ये फैसला तो अदालत करेगी ना। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोषी है ये तो अदालत ही करेगा, लेकिन जो सामने दिख रहा है, गिरफ्तारी हुई है, और आपने देखा किस प्रकार से उनकी पहली पत्नी का भी बयान आया कि इसने मेरे साथ भी झूठ फरेब करके धर्मांतरण कराया है। तो जब पहली बीवी के साथ किया, उसी तरीके से दूसरी बीवी के साथ अगर ये आज ही अगर ये कलाई ना खुली होती तो ना जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों का इसने धर्मांतरण करा दिया होता। और इस तरीके के कितने खेल अभी अंदर, जब आप जांच होगी तो आप देखिएगा खुल के सामने आएंगे। ये सब मिली भगत है, ये सब आतंकी मानसिकता के लोग हैं, ये हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ केवल खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, हमारे देश के अंदर आतंकी करने की साजिश है, जो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर फैली। तारिक जी को भी सुन लीजिए ना, तारिक जी प्लीज, पानी का पानी होगा। तारिक जी प्लीज। देखिए, पहली बात ये है कि लोग बात करने तारिक जी, कनेक्टिविटी का अभी भी इशू है, आपकी आवाज कट के आ रही है। शिशिर जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, शिशिर चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। शिशिर जी, इस पूरे विवाद पर जिस तरह का रुख हिंदू महासभा का रहा है, अब सवाल ये उठता है कि इस मानसिकता पर नकेल कैसे कसी जाए। शुरुआत भी हमने डिबेट की इसी से की थी, लेकिन अब तक उसका जवाब मिल नहीं पाया। देखिए, ऐसा है कि जब केजीएम से मामला शुरुआत से काफी देर पहले हमने उठाया था, वहां पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल बने, मस्जिदें बनी हैं, मजारे बने, जैसे वो पूरा हब बन गया हुआ इस्लामिक चरमपंथियों का।
अभी लिम सेक्टर में वह अवैध रूप से मजार बनाई जा रही है, FIR के आदेश है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लिम सेक्टर में भी वहां बन रही है, एक मजार तुड़वाई गई, वहां पर खाली कराया गया वापस सब। तो एक एक मजार में 6-6 दुकानें बनी हुई है, फ्री में एसी, फ्री में फोटो स्टेट की दुकानें, और सबको फ्री में रियायती सब। वो बगल में सामीना की मजार है, वहां पर कब्जा है। अंदर कई मजारें बनी हुई हैं, छोटी छोटी नई मजारें बनी, सेंट्रल मजार बहुत बड़ी बन रही है। तो ये सब काम चल रहा है। अंदर स्टाफ के रूप में जो प्राइवेट कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं, जो अस्थायी, वो पूरा डेका एक अम्मा डायग्नोस्टिक के पास है, और सारी दवाइयों की सप्लाई अम्मा डायग्नोस्टिक के पास है। अम्मा डायग्नोस्टिक के पास जो आपका वो MRI की मशीनें जो है किसी और की नहीं लग सकती, वो भी उन्हीं के पास है। पूरा इस्लामिक का पूरा मेडिकल कॉलेज का हो चुका है। जो बाहर से बच्चियां जो यहाँ पर मेडिकल की शिक्षा लेने आती, नर्सें आती हैं, उनका दहेज शोषण हो रहा है वहां पर। मैंने कई दिन पहले वहां पत्राचार किया था, उसके बाद वहां पर 1 बाजार पे सब खाली कराया गया, करीब 6-7 महीना हुआ इस घटना को लेकर के। और अब रात खुला शुरू है, कई डॉक्टरों का संरक्षक है, जो ब्लड बैंक है वहां बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है इस वक्त, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और किस प्रकार से हो क्या रहा है आज पूरे शहर में। अभी देखिए, न्यायालय के अंदर 8वीं मंजिल पर रेप हुआ, और एक मुस्लिम अधिवक्ता ने हिंदू बहन की वहां इज्जत आबरू लूट के उसका वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा है, और थाने में कई सुनवाई। और सुनिए, हाई कोर्ट से उसको बेल भी दे दी गई। मतलब जितना बड़ा जगह कर, ना मेडिकल कॉलेज सुरक्षित है, ना कोर्ट सुरक्षित है, और लग यार लगातार। ठीक है, अमित त्रिपाठी जी, शिशिर जी एक मुद्दा उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ना मेडिकल कॉलेज सुरक्षित है, ना कोर्ट सुरक्षित है। देखिए, शिशिर जी हमारे बड़े भाई हैं, और वो उनके साथ हमने देखा है, वो जो काम करते हैं वो मजबूती से हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, और हम सब हमारे बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन मैं जहां तक की बात है, शिशिर भाई की बिल्कुल सही बात है। मैं हमने आपसे पहले भी इस चीज को कहा कि जिस प्रकार से ये जहां जहां भी इनकी जो संख्या है वो ज्यादा है, वहां वहां इस तरीके की दिक्कतें हम सबको सामने पेश आ रही हैं। ये पूरे देश की ये स्थिति है। मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई नहीं है क्या कि जहां पर 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, लेकिन अगर 100 परिवार मुस्लिम हो और उस जगह एक हिंदू परिवार उनके बीच में हो, तो क्या वो अपने को समझता है कि वो सेफ है? नहीं सेफ है। उसको वहां से प्रताड़ित किया जाता है, उसको वहां भगाने के अनेकों तरीके अपनाए जाते हैं। तो ये सच्चाई है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से आज पहले जो ये पत्थर उठाते थे, कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, उनको कहा जाता था वो कि वो दूसरी तरफ हैं, भागे हुए हैं, बहके हुए हैं। लेकिन इनका क्या, जो डॉक्टर की ड्रेस में है, जिनके ऊपर देश की जनता भरोसा करती है, वो अपने को भगवान मानती है, लेकिन ये भगवान है। ये सब तो क्या है? ये एक बड़ा सवाल है शिशिर जी, एक बड़ा सवाल ये है किस तरह की मानसिकता के जो व्हाइट कलर अपराधी हैं, जो इस तरह की सोच रखते हैं, देश को बांटने की सोच रखते हैं, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट रखते हैं, उनको ट्रैक कैसे किया जाए? देखिए, उसको ट्रैक करने का तरीका यही है कि हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। आप ये सोचिए, आज पीड़िता का सच सबके सामने आया तो आज वो चर्चा का विषय बन गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी भी पीड़िता हैं जिनका सच सामने नहीं आता, उन सबको सामने आना पड़ेगा। हम सब जहां भी काम करते हैं, हमें अपने अगल बगल नजर रखनी पड़ेगी। सरकार है, सरकार हमारे साथ है, सरकार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने के लिए समाज की भी अपनी एक अहम भूमिका होती है। उस समाज को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी हम ऐसे जो मंजर हम सबके सामने आ गए, इनको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। तारिक अहमद जी जुड़ गए। तारिक जी प्लीज, अब आपका नेटवर्क सही हो गया है, कमेंट। देखिए, इतनी सारी बातें सुनी है, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम भी हुई। मैं सीधे से बात करूंगा कि ज्यादातर लोग केजीएमयू से रिलेटेड नहीं है, जो भी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। केजीएमयू से रिलेटेड मैं हूँ, मेरा बाकायदा आप वहाँ पे पता कर सकते हैं, लारी कार्डियोलॉजी नाम से हार्ट सेंटर बना हुआ है, जो मेरे ही फादर ने बना के डोनेट किया है। तो वहाँ की दिनचर्या मैं पूरी जानता हूँ।
जो ये बात कह रहे हैं, और वहाँ आप जो केजीएमसी के प्रवक्ता की बात आप कह रहे थे कि डॉक्टर के सिंह साहब की, तो डॉक्टर के सिंह साहब ने साफ कहा कि धन हस्तांतरण का मामला पुलिस देखेगी, मैं नहीं देखूंगा। यहाँ पे यौन उत्पीड़न का मामला मेरे सामने आ रहा है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि उसमें हमसे गलती हुई, और यौन उत्पीड़न का मामला हम एक्सेप्ट करते हैं। यौन उत्पीड़न का मामला तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ यौन उत्पीड़न हुआ होगा, लेकिन दो लोग हैं, इन लोगों की कोई भी एडल्ट हैं वो नहीं, दोनों, कोई तारिक बच्चे अहमद नहीं, जी, तो ये तो धर्मांतरण का मामला बीच और में यौन नहीं, उत्पीड़न का मामला, इनको दोनों को अलग करके कैसे देख रहे हैं आप? बीच में नहीं, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए। नहीं नहीं, बस उसका जवाब दे हम अभी दीजिएगा। से एक कोई सवाल जवाब आपसे नहीं ले देंगे, लिया, हम जो जवाब उसका दे रहे हैं, जवाब भी दे पहले दीजिएगा। पहले हम जो जवाब दे रहे हैं उसको जी। सुनिए। पहली बात है कि वहां पे दो लोगों की, दोनों एडल्ट हैं, दोनों की आम सहमति का मामला है, वो कोर्ट देखेगी कि क्या मामला है ये। रही धन हस्तांतरण और पहली बीवी और दूसरी बीवी और चौथी बीवी की बात, वो भी कोर्ट देखेगी, ये पुलिस देखने का काम है। धन हस्तांतरण के मामले को केजीएमयू ने साफ रिजेक्ट कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर ये है और एक दूसरा डॉक्टर होने जा रहा है। तो भाई ऐसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप तो इसको लव जिहाद का नाम दे रहे हैं, मैं दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। एक राय साहब थे, एक ब्राह्मण लेडी थी तिवारी, उनसे उनका अफेयर था। उनके माँ बाप ने शादी नहीं की, उनकी लड़की की शादी कहीं और हो गई, उनका फिर अफेयर एक क्रिश्चियन लड़की से हो गया, उन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, उनके बच्चे भी आज उनके पोते भी हैं। और वो जो लेडी थी, ब्राह्मण लेडी, वो उन्होंने शादी करने के बाद 2 बच्चे हुए, लेकिन वो इतना डिप्रेशन में रही कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इसको कौन सा जिहाद का नाम तो अब देंगे ये आप? बताइए कि आप मानते हैं कि रमीज जो है उस पे यौन उत्पीड़न का मामला बनता है, लव जिहाद का कोई मामला नहीं बनता, उसने धर्मांतरण कराने की कोई कोशिश नहीं की। आप तारिक भाई यही कहना चाह रहे हैं क्या? पहली बात यह है, मैंने केजीएमयू के प्रवक्ता की बात को रिपीट किया, मैंने अपनी बात नहीं कही। नहीं नहीं, मैं आपकी बात जानना चाहता हूं। ठीक है, आपने प्रवक्ता की बात बता दी, अब मैं जानना चाहता हूं कि तारिक अहमद साहब क्या सोचते हैं। मैं तारिक अहमद लारी हूँ जी। पहली बात है कि मैं जो चीज सबजुडिस होती है, मैं उस मामले में जल्दी बोलने को तैयार नहीं होता हूँ। लेकिन अगर आप धार्मिक तौर पे और सोशल तौर पे देखना चाहेंगे तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा जिसका नाम था सैयद वसीम रिजवी, उसने हिंदू धर्म अपनाया। पहले उसने नाम अपना सिंह लगाया, फिर उसके बाद त्यागी लगाया, और अब सेंगर हो गए हैं। तो उनको आज तक वो लोग तो एक्सेप्ट कर नहीं पाए। दूसरी बात, धार्मिक तौर पे चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, दोनों धर्मों में साफ लिखा है कि 2 धर्म वाले ही आपस में शादी कर सकते हैं। मतलब मुसलमान मुसलमान से करेगा, हिंदू हिंदू से करेगा। ये धार्मिक किताबों की बात कर रहा हूँ, ग्रंथों की और कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, कि 2 हिंदू ही आपस में शादी कर सकते हैं और 2 मुसलमान शादी कर सकते हैं। तो अगर शादी करना है किसी हिंदू लड़के को या लड़की को, तो या तो उसको मुसलमान होना पड़ेगा या उसको हिंदू होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कानूनन तब जाके उनके बच्चे लीगल बच्चे कहलाएंगे। आगे अरे तारिक अहमद साहब, आपने स्पेशल मैरिज एक्ट सुना है कि नहीं सुना है? हमारे मुल्क में स्पेशल मैरिज एक्ट है या नहीं है? स्पेशल मैरिज एक्ट आपका बनाया हुआ है, मैं भगवान की और खुदा के बनाए हुए कानून की बात कर रहा हूं। मतलब आप देश के कानून को नहीं मानेंगे? देश का कानून कुछ नहीं, देश का संविधान कुछ नहीं। मैं अरे देश संविधान से चलेगा कि किसी किताब से चलेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? सनातन धर्म के कानून को मान रहा हूँ, मैं सनातन धर्म के कानून को मतलब आप देश के संविधान को नहीं मानेंगे? और दूसरा अगर देश का संविधान इजाजत देता है, भाई आमिर खान साहब ने 3 शादियां की, किसी ने कुछ बोला क्या? शाहरुख खान साहब ने शादी की, किसी ने कुछ बोला क्या? उन्होंने कहीं भी अपनी पहचान नहीं छिपाई और किसी को भी गलत फहमी में नहीं रखा। अरे मेरे बाप ने शादी की, मेरी माँ हिंदू थी। आज अरे किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या? भाई आपके अब्बा ने ऐसा तो नहीं है कि गुमराह करके शादी किया हो? मेरे भाई ने शादी की। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में कानून है, क्या दिक्कत है? वो क्रिश्चियन लड़की, आप क्या लेकिन आप किसी पे दबाव डाल के धर्मांतरण थोड़ी ना कराएंगे। अपनी बातें मेरे मुंह में न ठूसिए। मेरी मदर जो है वो लॉ ग्रेजुएट थी। मेरे फादर ने उनसे साफ लफ्जों में पूछा, आप मुस्लिम लॉ जानती हैं?
क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। उन्होंने कहा हम जानते हैं। तो उन दोनों ने रजामंदी से निकाह किया, शादी नहीं की, उन्होंने निकाह किया। माई मदर कन्वर्टेड टू इस्लाम, और उन्होंने निकाह किया। उन्होंने साफ कहा कि इस्लाम हो चाहे कानून हो, उस हर कानून में यह है, चाहे सनातन का कानून हो, कि भैया दोनों धर्म के व्यक्ति एक होने चाहिए, तभी ये आप एक नई थ्योरी लेकर आ गए। बहरहाल शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए ना शिशिर जी को आप भी। भूल रहे हैं, जिस सनातन धर्म को आप भूल रहे हैं, उस सनातन धर्म को मैं याद दिला रहा हूँ। अरे हमें हमारे धर्म को याद मत दिलाइए। का इस्लाम रिजेक्ट करता हूँ। आज मैं आपके जैसे लोगों हमारा जो धर्म है ना सनातन, ये एक विचारधारा है। हिंदू जो धर्म है ये एक विचारधारा है, इसको समझिए। और अगर आप धर्म पे जाएंगे, बोल रही है तो बरखिलाफ बोल रही है सनातन धर्म के। आप बरखिलाफ धर्म बोल के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे 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 तारिक अहमद जी, तारिक अहमद जी, सवाल ये उठता है, एक बार सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। अपना धर्म थोप रहे हैं। अरे तारिक अहमद भाई सुन लीजिए, हजरत इब्राहिम साहब ने के से 3 धर्म निकलते हैं वहां से, एक इस्लाम निकलता है, एक क्रिश्चियन निकलता है, एक जूइस निकलते हैं। क्रिश्चियन और जूइस पर कभी इस तरह के आरोप नहीं लगते जबरन धर्मांतरण के। क्यों ऐसा होता है कि कुछ मानसिकता जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग जो हैं वो जबरन या फोर्सफुली धर्मांतरण में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बहराइच में जिस आदमी को, जिसने मेरे घर को जवाब आप देंगे नहीं, आप बातों को गोल मोल घुमाएंगे। शिशिर भाई आप जवाब दीजिएगा, शिशिर भाई से जवाब ले लेते हैं। तारिक भाई, शिशिर भाई। देखिए, इनको ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान पहले दुरुस्त करें। जब सनातन धर्म था तो उस वक्त इस्लाम का आता पता भी नहीं था। मात्र 1400 साल हुआ, इनसे कहीं शांत रह, सुन लीजिए, जानकारी हो जाए इनको। 1400 साल हुआ इस्लाम को आए हुए, और कहां पर सनातन धर्म की किताबों में ये लिखा है कि दूसरे धर्म की लड़की शादी या वहां का अरे शिशिर जी, उस समय दूसरा धर्म था ही नहीं, तो दूसरे धर्म की महिलाओं से शादी वर्जित होगी, ये कहां लिखा होगा? मुझे बोलने, आप वैदिक काल पढ़ लीजिए। मैंने तो नहीं पढ़ा। प्लीज शिशिर जी प्लीज। मैं कह रहा हूं वही बात मैं कह रहा हूं, वही आप कह रहे हो। जब वहां दूसरा धर्म ही नहीं था तो कहाँ लिखा, इनसे जब पूछ लीजिए। दूसरा इन्होंने कोरा झूठ बोला, ना जानकारी भी नहीं है इनको कि यहाँ पर कोई भी केजीएमसी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं केजीएमसी कर्मचारी संघ का संरक्षक हूँ, और जो कर्मचारी संघ है उसका मैं संरक्षक हूँ। तभी तो मैंने वहां मजार वाली लड़ाई लड़ी थी, और आगे अभी सामीना पे भी लड़ूंगा। चारबाग की खम्मन पीर मजार है, उसके लिए भी लड़ूंगा। वहां भी सरकारी सारी मजारे सड़क पे कब्जा करके वहां पर मुर्दा पहले अकेला लेता होता है, फिर कमरा बनता है, फिर चोरी की लाइन बनती है, फिर वहां शेड बनता है, फिर मजीरा कीर्तन लेके चालू हो जाते हैं। एक दुकान खुलती है, चादर मरा हुआ है, अगर मर गया भैया तो घर का आदमी तो अपने घर में बाजार बनाओ, सड़क पे ही मरेगा, पुल पे ही मरेगा, नाले पे ही मरेगा। अमर के बाजार बना के चालू हो जाएगा, घर वापसी ये सब चालू हो जाती है। तो ये मजार नहीं है, ये दुकान। एक वहां पर डिब्बा भी लटक जाता है कि अब अप्पा मर गए, अब मजार पे पैसा चढ़ाना है, डिब्बा भी। ठीक है, इकराम अंसारी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। इकराम जी, एक रिएक्शन आपका। फ्री का पानी, फ्री का इकराम जी को भी सुन लेते हैं, फिर अमित भाई आपके पास आता हूं। इकराम जी, हमारी डिबेट थी केजीएमयू के प्रकरण हुआ है लव जिहाद का, और जिसको कहा जा रहा है, इस पे चल रही थी, और इसमें धर्मस्थल भी आ गए हैं, और इसमें हमारा संविधान भी आ गया है। आज देश का भाग्य, एक तो हमारा भाग्य ये था कि हमारा देश जहाँ अनेकता में एकता है, सारे रंगों के फूल हैं, और हमारा संविधान सबको जो है सुरक्षा प्रदान करता है, उससे सबको अपने अपने जो है विवेक से, और किसी भी बालिग जो है वो अगर जो है वो व्यस्क है तो उसको पूरा अधिकार दिया है कि अपनी मर्जी से अपने मनपसंद धर्म में वो जा सकता है, उसको त्याग सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन अंसारी साहब ये सही है कि इकराम जी को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जी। इकराम जी अपनी बात पूरी करिएगा।
ये ध्रुवीकरण आपको हर विभाग में वो हर जगह मिलेंगे। सबका सब सम्मान करते हैं, यहाँ कभी कोई मसला नहीं रहा। और यह सबसे बड़ा मसला यहाँ पे तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 70 सालों से विपक्ष ने अल्पसंख्यकों के साथ की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। सापा, भाजपा, कांग्रेस जितनी भी पार्टियां हैं, इन्हीं ने मुसलमानों का तुष्टीकरण अब तक के किया था। और आज वही तुष्टीकरण की राजनीति हिंदुओं के लिए की जाती है, हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जाता है हिंदुत्व के नाम पर। आज लड़ाई जो है संविधानवाद बनाम नफरत। मतलब अंसारी जी, आप मानते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है, जो कानून बने या जो जांच हो रही है, ये सब कुछ नहीं है, ये कोरी बातें हैं, एक कोरी कल्पना है, एक तुष्टीकरण की कल्पना। आतंकवादियों को छोड़ रही थी। शिशिर जी रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए, अंसारी जी से जवाब ले लेने दीजिए। अंसारी जी बोलिए। अरे तारिक भाई रुक जाइए ना, अंसारी जी से जवाब ले ले, अमित जी के पास जाना है। अंसारी जी, 70 साल में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हमारे देश में है, और वो आतंकवाद की एक एक करके जो भी कार्रवाई उचित है, कानून है, संविधान है, और उसके साथ कार्रवाई हो रही है। और ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए, और ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए। अंसारी जी, एक सवाल का बस जवाब दीजिएगा कि क्या लव जिहाद को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, जो कानून लाया जा रहा है, क्या आप उसे मानते हैं कि ये तुष्टीकरण है, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है? अंसारी जी, इसका जवाब दीजिए। ये बदलाव का वक्त है, और कभी ये जो है अब कामयाब होने वाली नहीं है इनकी राजनीति, नफरत की राजनीति। जाना है अब संविधानवाद की राजनीति को ही आना है, और वही कामयाब होगी। अंसारी जी, सवाल का जवाब नहीं दिया, बड़ा सीधा सा मैंने सवाल पूछा आपसे। वेदों के संविधान की बात नहीं करते। तारिक साहब बता रहे हैं कि हम वेद की और कुरान की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आपको संविधान की बात करनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हर इंसान को उसके पसंदीदा मजहब को, अपने धर्म को, अपने। अरे अंसारी जी, संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 ये कहता है कि हम अपने मर्जी से अपना धर्म चुन सकते हैं, लेकिन वही आर्टिकल ये कहता है कि आप किसी से जबरदस्ती किसी धर्म को मनवा नहीं सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, और जैसे ही ये बातें आती हैं वो अपराध में आ जाता है। चाहिए, और उसके साथ जो एक बहन के साथ जो जुल्म किया गया है, अगर वाकई वो जुल्म है, तो इससे पूरी तरीके से न्यायालय पे हमें भरोसा है कि सही। अमित त्रिपाठी जी से रिएक्शन लेते हैं। अमित जी, देखिए, मैं अंसारी जी से बताना चाहूंगा और समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं बताना चाहूंगा। उसकी वजह है, देखिए पहले तो अंसारी जी को यह बताऊं कि अंसारी जी अभी परसों नरसों एक वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जब गूगल कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। एक मुस्लिम लड़की जाती है किराए के मकान ढूंढने, कोई कमरा उसको किराए पे रेंट पे मिल जाए, लेकिन उसको कोई रूम नहीं देता है। और वो जब निकलती है तो एक वीडियो बनाती है, उसमें साफ कहती दिखती है कि मुसलमान भाइयों, आप लोग आतंक का रास्ता छोड़ो, आप लोगों की वजह से बदनाम हम लोग हो गए हैं, और हम लोगों को आपकी वजह से कहीं कोई विश्वास नहीं कर रहा, कोई कमरा नहीं देगा, कोई रेंट पे रहने के लिए कोई मकान नहीं मिल रहा। तो ये सच्चाई है आज की, जो आप लोगों के द्वारा आपके समाज के लोग बदनाम हो गए हैं। और रही बात, अभी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि सनातन संस्कृति को पढ़ लीजिए। देखिए, आपके मुंह में सनातन शब्द आ जाता है ना, तब भी सनातन जो संस्कृति है वो भी बदनाम होती है। आप वो शब्द भी ना लाइए अपने मुंह में, आप उस लायक में नहीं समझता आप हैं। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए अमित भाई, व्यक्तिगत मत होइए। आप लोग वो व्यक्ति हैं जिन लोगों ने संविधान की हत्या की। आपने बाबा भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान करने का काम किया। आपने अभी माना कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप नहीं मानते हैं, आपका संविधान अलग है। आपके लोग कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं सेना के जवानों पे, आप चुप्पी साध लेते हैं। आपके लोग दिल्ली में बम ब्लास्ट करते हैं, आप चुप्पी साध लेते हैं। आज लव जिहाद का मामला आया तो आप कहते हैं अगर कार्रवाई, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो। सामने सब चीजें दिख रही है। मैं कहना चाहता हूं, तारिक अहमद जी जवाब दीजिएगा। तारिक जी, अब तारिक जी बोलेंगे। तारिक जी जवाब दीजिएगा। प्रकाश वैदिक पाकिस्तान जाके आतंकवादियों से मिलता है और पुलवामा अटैक होता है। ये क्या मामला है भाई? आरडीएफ कहां से आया पुलवामा में? और रही कश्मीरी लड़की की बात, जो आप मुसलमान लड़की की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर की थी। कश्मीर का कोई भी व्यक्ति मुझसे पर्सनली कमरा मांगने आएगा तो तारिक अहमद लारी बीइंग अ मुस्लिम उसको किसी कीमत पे कमरा नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं। उनके ऊपर मैं कतई भरोसा नहीं करूंगा कश्मीर के मुसलमानों। ठीक है अमित भाई, मैं आपके पास आऊंगा, कर लूंगा लेकिन उसको ऊपर ठीक नहीं है करूंगा। तारिक भाई ठीक है, अमित जी से इस पर जवाब ले लूंगा। 30 सेकंड का एक ब्रेक है अमित जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, आप सभी बने रहेगा। महज 30 सेकंड के बाद मैं वापस आता हूं, फिर से एक बार डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। अमित त्रिपाठी जी से जवाब लेंगे जो बातें हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कही है। महज 30 सेकंड का ब्रेक, आपके पास फौरन हाजिर होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। पेट के रोग भी हमसे यानी राहु और केतु से कम नहीं होते। आ जाएं तो जाने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाइए। पेट सफा, हर रोग दफा। 16 जनवरी से देखिए हमारी फिल्म राहु केतु आपके नजदीकी सिनेमा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से वापस चलते हैं अपने डिबेट पर। हमारे साथ 4 खास मेहमान बने हुए हैं। सीधे चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता अमित जी के पास। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। ये कह रहा था, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जो लड़की थी वो कश्मीर की थी, इसलिए हम वो कोई चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कश्मीर भारत से अलग है क्या? इसी देश का तो मुसलमान कश्मीर में रहता है और वो मुसलमान आपका नहीं है, क्योंकि उस मुसलमान ने आपकी कलाई खोलने का काम किया। उस मुसलमानों से कहा कि आप आतंक का रास्ता छोड़ के भारत में जो विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। अच्छा अमित जी, सुनिए ना, पसंद नहीं आई, सुनिए ना, आप ही कहे नहीं, पसंद नहीं आई, आप ही कहे नहीं उस बच्ची को कहीं कमरा दिलवा देते हैं, किसी गर्ल्स हॉस्टल में कमरा क्यों नहीं दिलवा देते? आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? तारिक अहमद जी से क्यों कह रहे हैं? आप खुद आगे आ जाइए, क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपसे बताऊं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना। आपके मुस्लिम स्कॉलर जो है वो धर्म के ठेकेदार है, वो समाजवादी पार्टी मुसलमान के ठेकेदार बनती है। अरे मैं कह रहा हूं आप धर्म के ठेकेदार नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो भारतीय नागरिक है, दिलाने में गुरेज क्यों? दिलवा देते हैं आप। सुनिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे सामने बात आएगी, जब कभी आएगी। अरे अभी तो आपने कहा वीडियो की बात, तो आप ही ने कही ना, तारिक जी ने तो नहीं कही, आप ही ने वीडियो की चर्चा की ना। मैंने सच्चाई को, अरे तो आपने क्या जानने की कोशिश नहीं की? लखनऊ में ही है कि वो बच्ची कौन है जिसको फ्लैट चाहिए। वो दर्द है कि आतंक की राह पर जो दर्द केवल वीडियो देख के आता है क्या? दर्द का समाधान भी तो करेंगे ना। सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आज जब जहाँ कुरान पे हमला करना होगा वहाँ पे महिलाओं का साथ चाहिए, लेकिन महिला बेघर होगी तो। अच्छा ठीक है, तारिक जी जवाब आप दीजिए। देखिए, जहाँ पे कुरान पे हमला करना होगा, कुरान के शरीयत पे हमला करना होगा, इस्लामिक कानून पे हमला करना होगा, तो ये वहाँ का साथ देंगे कि हम औरतों के साथ हैं, ये कानून खराब है, वो कानून खराब है। लेकिन जहाँ मुसलमान औरतें बेघर हैं, बेसहारा हैं, वहाँ पे न मोदी खड़े हैं, न योगी खड़े हैं। अरे तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी तो नहीं खड़ी है ना। आप कहाँ नहीं खड़े? रुकिए अमित जी, आप कहीं नहीं खड़े हैं, ये बताइए। तारिक अहमद कश्मीर का किसी मुसलमान को ठेकेदार है, उनसे कहो
खड़े हो, तुम भी तारिक खड़े हो, अहमद लारी क्यों नहीं खड़े जनता हो की गए हो? चोट पर कहता है कि तारिक अहमद लारी कश्मीर के मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा है। अच्छा, क्यों नहीं खड़े हैं ये बताइए। कश्मीर के देखिए, कश्मीर के मुसलमान लखनऊ में आके काजू पिस्ता बादाम भी बेचते हैं ना, तो मैं नहीं खरीदता हूँ, क्योंकि जब तारिक अहमद लारी कश्मीर गया था हाँ। तो वहां पे तारिक अहमद लारी से उन कश्मीरियों ने एक बात कही थी कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। कहा अरे भाई ये भी तो हिंदुस्तान अरे है। अगर किसी ने नहीं, बोल ये भी कश्मीर दिया है। तारिक अहमद ये भाई तो कश्मीर दिल है। बड़ा करिए ये ना, वो कश्मीरी है। कहिए तो आप भी ये हमारे वो अंग हैं। कश्मीरी है। ना, 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 अरे ना। आप पूरे तारिक अहमद कश्मीर लारी के का दिल समाज बहुत से ही छोटा बदला है। निकालेंगे। जो देश के ये साथ गद्दारी की बात दुर्भावना करेगा, ये कहां से तारिक मन अहमद में आप लारी लोग उसके रखते हैं साथ इतनी कभी खड़ा नहीं निगेटिविटी? होगा। और कश्मीर के मुसलमान गद्दार थे, हैं और रहेंगे। अरे तारिक भाई ये नहीं, तारिक अहमद लारी जानता ये है। मैं स्वीकार नहीं नॉर्थ करूंगा। ईस्ट के लोग इस तरह की गद्दार स्टेटमेंट थे, आप मत दीजिए, हैं वो और भारतीय रहेंगे। नागरिक हैं। ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। आप कह देंगे ना चंद करिए, लोग गद्दार ना हैं, करिए। चंद मैं अपनी लोगों बात की कर वजह रहा हूं, से मैं आपकी बात आप भी नहीं पूरे कर रहा हूं। कश्मीर के ना, आवाम मैं पर सवाल समाजवादी नहीं उठा पार्टी की सकते। बात कर रहा ये हूं। कतई तारिक अहमद कतई लारी सही अपनी नहीं है। बात कर ना रहा ना है बिल्कुल और नहीं, डंके की ये चोट कतई पे सही कर रहा नहीं है है। कि कश्मीर के मुसलमान को वोट सही नहीं मानता है। ना ना ना, ये क्योंकि कतई वो सही नहीं है। हिंदुस्तान को अंसारी जी से मानते रिएक्शन ही ले नहीं लेता है। हूँ। वो अपने अंसारी आप जी को क्या हिंदुस्तानी सोचते हैं? रुकिए मानते ही अमित भाई, नहीं है। अंसारी जी नहीं, आप वो क्या अपने आप को सोचते हैं? अब आप हिंदुस्तानी नहीं बताइए। मानते हैं। तो अब सुन लीजिए। अरे भाई तारिक अहमद जी सुन लीजिए अंसारी जी को। बोलिए अंसारी जी। भारत का जो भी नागरिक है वो हमारा भाई है, हमारा भाई है और हम वतन है। और जो दुनिया का कश्मीर तक और जो है हमारे भाई हैं। और अमित जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर एक तो व्हाट्सएप जो इंडस्ट्री होती है, अगर किसी लड़की अगर किसी एक ने अगर ये कहा है तो उसका भी सम्मान और स्वागत है कि वो कह रही है कि गलत रास्ता, जो अगर कुछ लोग हैं तो गलत रास्ता छोड़ दो, सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन क्या ये अमित जी बैठे हुए हैं, क्या तलवारें बांटी गई? उसके लिए इन्होंने क्या किया? मॉब लिंचिंग की गई, उसके बाद लोग छुट किया, उसको माल फैलाए, उनके लिए इन्हें सेंगर को क्या किया? बलात्कारियों के लिए इन्होंने क्या किया? इन्हें सम्मान के साथ उनका सम्मान किया, मालाएं फैलाई, फूल किया और उनका स्वागत किया। ठीक है अमित जी जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं शिशिर जी आपके पास आऊंगा। अमित जी जवाब दीजिएगा। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन अब सुन दंगे लीजिए हुआ अंसारी करते जी, थे सुन और लीजिए प्लीज। सबसे ज्यादा आतंकी मानसिकता के लोग, समाजवादी पार्टी में बैठे लोग आज कश्मीरियों को उनके ऊपर सवालिया निशान उठा गए, उनको गद्दार बता गए। अरे ये खुद गद्दार लोग हैं। इन्होंने सदैव मुसलमानों के अहित के लिए काम किया, कभी भी उनके उत्थान के लिए काम नहीं किया। समाजवादी पार्टियों ने जितना शोषण मुसलमानों को किया है शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। देखिए मैं कह देना चाहता हूं, आज जब मुसलमान विकास की मुख्य धारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुड़ रहा है तो भी इनके पेट में दर्द होगा। मैं भी इनसे पूछ रहा था, कुलदीप सेंगर की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अंसारी साहब ने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया लेकिन गायत्री प्रजापति का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव उनका चुनाव प्रचार करते थे। ये दोहरा चरित्र मत रखिए अंसारी जी, आप भी उतने ही दोषी हैं मुसलमानों के पतन में जितने समाजवादी हैं, क्योंकि आप लोगों ने सदैव अपना हित को सर्वोपरि रखा। मुसलमानों के शिशिर जी को भी डिबेट कर, शिशिर जी एक रिएक्शन बैठे मुसलमानों का। ठीक है अमित जी, तारिक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन शिशिर जी को सुन लेते हैं। शिशिर जी सवाल बताइए। अब ये जो पूरा मसला है वो बहुत उलझ गया है। अब आपने सुना तारिक अहमद भाई को, वो तो कश्मीरियों को कमरा दिलाने छोड़िए, वो तो अपना मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रवक्ता का स्टेटमेंट है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि कश्मीर को के मुसलमानों को लेकर ये सोच है। देखिए, अब देश को ये सोचना होगा कि हमको जो चीन है और इजराइल की नीति को अपनाना होगा। जितना ड्रग्स का कारोबार है, जितना सट्टे का कारोबार है, जितना धर्मांतरण काम है, नेपाल और हिंदुस्तान की हिंदू लड़कियों को सिखों को बेचने का काम है, ऐसे तमाम आपराधिक कृत्यों में ये लिप्त हैं और बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को संरक्षण देने में आगे हैं। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो इस देश के किसी भी कानून को सम्मान नहीं देते। सड़क पे खुले में जहां चाहे सरकारी जमीनों पे, रेल की पटरियों पे धार्मिक स्थल बनाएंगे, वहां उसमें अवैध मार्केट बनाएंगे, फिर उससे कमाई करेंगे। और तो और चलो ये अपनों को भी नहीं छोड़ते, आपस में लड़ते। आप देखिए इतनी बड़ी ईरान में एक मामला चल रहा है किस प्रकार से करोड़ों मुसलमान अपना धर्म छोड़ रहे हैं, आप देखिए। और दुनिया में एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि
मरना है तो भैया इस्लाम अपना लो और क्या इजराइल चले जाओ लड़ने, फिलिस्तीन चले जाओ, किया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। शिशिर जी, मतलब करोड़ों मुसलमान ईरान के धर्म छोड़ रहे हैं, वो कट्टरवादी हुकूमत के खिलाफ है। जी जी जी, धर्म को छोड़ना, कट्टरवादी हुकूमत के खिलाफ आना, वो अलग बात है। ईसाई बनना है, ईसाई बनना है, ईसाई बनना है। नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं शिशिर जी। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं। हेलो, जो कुल मिला के वो मस्जिदों को जला रहे हैं, एक बाबरी मस्जिद के नाम पे यहाँ पर विस्फोट हो जाता है, वहां लाखों मस्जिदें तोड़ने को सब तैयार बैठे हुए हैं अपन लोग। आज इनकी आवाज नहीं निकल रही। चीन में इनको बंधक नमाज इनकी रोक दी, दाढ़ी खत्म कर दी, सब इनके साथ हो रहा है, ये आवाज नहीं रही। इनकी मूर्खता की हद इससे समझ गया कि इसराइल में 24 आदमी अपना कार्यक्रम कर रहे थे, वहां उनको बंधक बना लेते हैं। शिशिर भाई, इस बात को भी समझना होगा कि जहां भूख होगी, जहां पर बेरोजगारी होगी, जहां पर घर में खाने के लिए दाने नहीं होंगे, वहां धर्म काम नहीं आता है। लोग विकास चाहते हैं, लोग रोटी चाहते हैं। मुसलमानों को मरवा दिया 50,000 से ज्यादा 24 आदमियों के चक्कर में। ठीक है, सब मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट लूंगा, तारिक अहमद जी 30 सेकंड लूंगा सबका। तारिक अहमद जी 30 सेकंड, केजीएमयू पर फाइनल कमेंट, तारिक अहमद जी 30 सेकंड। केजीएमयू अपना काम कर रहा है, वहां के वाइस चांसलर, वहां के प्रवक्ता, वहां की कमेटी अपना काम कर रही है। मुझे उनको पर पूरा भरोसा है। वो जो भी उनका कमेटी का फैसला है वो अपना सरकार को सौंपेंगे, कोर्ट में भी वो फैसला जाएगा। बाकी जो मामले हैं वो कोर्ट तय करेगी। समाजवादी पार्टी का और तारिक अहमददारी का यही स्टेटमेंट है, वी आर विद द लॉ। अंसारी जी प्लीज 30 सेकंड। देखिए, केजीएम का जो प्रकरण है बिल्कुल न्यायालय से ही इसका फैसला होगा और वही सर्वोपरि है, और उसके आगे हम आप कुछ कहें उसका कोई मायने भी नहीं है। और वहीं से जो होगा और जो सही, हमें उम्मीद पूरी है कि अगर जो भी गलत है, और न्याय का यही है, न्याय जिसके साथ जुल्म हुआ उसको भी लगना चाहिए न्याय है, और जिसको सजा मिले उसको भी लगे हाँ न्यायशील सजा हमको मिली है, और ऐसा ही होगा। ये हमारा संविधान है, हमारा कानून है। और दूसरी चीज, 30 सेकंड ये जो वाइंड अप करना है। शिशिर जी 30 सेकंड। हम ये कह रहे हैं, अभी केजीएमयू की बात हमने 1 साल पहले उठाई थी, अब प्रकाश में आई है। अब 2 और आज आपके नाम पे खोल दे रहा हूं। अब एक नया लव यार का पॉइंट बन रहा है लखनऊ में। भाजपा सरकार ने पूरा रिवर फ्रंट मुसलमानों को ठेके पे दे दिया है, और वहां पर मजारें सज रही है, सारी दुकानें मुसलमानों को रेस्टोरेंट दिए जा रहे हैं, और वहां जब हिंदू बेटियां जाएंगी, पूरा वहां पर जो नौकायान है वो भी उनको दे दिया गया है। उनका दादा मियाँ की मजार, कई लड़कियों के साथ वाला जिहाद हो रहा है, लेकिन अभी आवाज ये भी खुलेगा आगे चल के। ठीक है, अमित जी 30 सेकंड। देखिए, ये योगी जी की सरकार है, सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार है, और उत्तर प्रदेश में किसी भी बहन बेटी के सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। अगर आरोपी है तो कानून की मजबूत कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये उत्तर प्रदेश में 2027 के बाद बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, अमित त्रिपाठी जी, शिशिर जी आपका, तारिक जी आपका, और मोहम्मद अंसारी जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास हमारे साथ मेहमान थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि रमीज के पीछे कौन है। एसटीएफ जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा। जाते जाते आज का विचार, मन ही सब कुछ है, यानी जो आपका मन है वही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आप नकारात्मक बन जाएंगे, अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आप सकारात्मक बनेंगे। यानी सब कुछ आपके मन के ऊपर है। आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही आप देखेंगे। चलते चलते आज के विचार में मैंने आपको बताया कि मन ही सब कुछ है। प्राइम टाइम प्रहार में आज के लिए इतना ही। अब आपसे मैं सोमवार को रूबरू होऊंगा। सोमवार को एक नए विषय के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।